नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम यूकेपीएससी के पैटर्न के हिसाब से जैसे क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है उसके हिसाब से मैं आपके पास यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये सिर्फ अखबार की कटिंगों से ही हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको पहले ये भी बता देता हूँ कि मैं यूकेपीएससी के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैंने एशिया मेंस भी दिया है। एफआरओ में मेरे भी 116 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150, और वहाँ पे लोअर पीसीएस में मेरे 131 पॉइंट सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी हैं मेरे, और अपर पीसीएस में मेरे 110 मार्क्स 10+ मार्क्स हैं। तो इस तरीके से मैं अपने यूकेपीएससी के सारे एग्जाम निकाले हैं। तो मैं आपको एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट करना हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी इनिशिएटिव लाता रहूं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, 2019 में किस धाम में सर्वाधिक संख्या में आपके तीर्थयात्री आए थे? देखो, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब 2013 में आपदा आई थी तो आपदा के बाद पर्यटन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। तो उसके बाद 2016 के क्वेश्चन पेपर में आयोग ने सीधे क्वेश्चन पूछा था कि 2014 में सब सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आए थे। तो इसी तरीके से 2020 में यहाँ पे कोविड आया और कोविड ने भी पर्यटन को बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन बनना यहाँ पे लाजमी है, और ये पेपर की कटिंग में भी आ रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है कि 2019 में किस धाम में सर्वाधिक तीर्थयात्री आए? पहला क्या ऑप्शन है केदारनाथ, दूसरा है बद्रीनाथ, तीसरा है गंगोत्री, चौथा है यमुनोत्री। तो जो इसका राइट आंसर है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये न्यूज़ कहाँ से आई है। देखो, आज के पेपर में ही आपको ये देखेंगे कि 35 लाख से अधिक नेकी, 4 धाम और हेमकुंड की यात्रा। अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है, देखो 3 सालों का डेटा देखना है। 2019 में सबसे ज़्यादा कहाँ से आए? बद्रीनाथ से, ये याद रखना आपको। 2020 में कहाँ आए? सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ में आए। 2021 में देखेंगे आप तो 2021 का डेटा पूछा जाएगा आपसे कि 2021 में सर्वाधिक कहाँ आए? तो 2021 में केदारनाथ ने क्या मार दी थी? बाजी मार दी थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट 6 महीने में 2022 में जून तक का जो डेटा है उसके हिसाब से सर्वाधिक यात्री कहाँ आए हैं, तो वो भी कहाँ हो गया? केदारनाथ। तो इसको याद रखें हम। 2019 2020 आपका कौन से बद्रीनाथ हो गया, 21 और 22 आपका कौन टॉप पे चल रहा है? केदारनाथ चल रहा है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपका परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित होने जा रहा है? एससीओ आपको पता है संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका शिखर सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो अब यहाँ पे देखो, जो इसका राइट आंसर है आपके पास वो ऑप्शन नंबर बी है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में कहाँ पे? समरकंद में, ठीक है, समरकंद में। और अब हम ये देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों छाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार आमने सामने मिलेंगे कौन? आपके पुतिन और मोदी जी। तो जो एससीओ की समिट है उसमें यहाँ पे आपके नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहाँ हो रही है? उज्बेकिस्तान में हो रही है। और कहाँ हो रही है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में ये क्या हो रही है? हो रही है। तो इसके बाद हम एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एससीओ क्या है। देखो, यहाँ पे संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, इसमें देखो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन देखो 60% ऑफ द एरिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन याद रखनी है कि 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या करती है? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और 30% ग्लोबल क्या है? जीडीपी को ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? कवर करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है संघाई ऑर्गेनाइजेशन का? इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है। कब ये बना था? सन 2001 में क्या हुआ था? डेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सन 2001 में बना था। और बीजिंग, चाइना में इसका क्या है? आपके पास हेडक्वार्टर है। अब इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें मेंबर कौन कौन है। तो जब शुरू में ये बना था तो उस समय कौन कौन मेंबर थे? एक आपके पास था चाइना, एक था रशिया, एक था उज्बेकिस्तान, एक था कजाकिस्तान, एक था किर्गिस्तान, एक था तजिकिस्तान। फिर 2001 में यहाँ पे कौन जुड़ा था? उज्बेकिस्तान, ठीक है। 2001 में कौन जुड़ा? उज्बेकिस्तान। और अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो 2017 में यहाँ पे 2 मेंबर जुड़े थे, भारत और पाकिस्तान। यहाँ पे 2 मेंबर क्या हुए थे? इसमें ऐड हो गए थे। और अभी रिसेंट 2021 के दिसंबर महीने में एक नया मेंबर जुड़ा है, और वो है आपका कौन? ईरान, ठीक है। तो ये सबसे पूछा जा सकता है आपके सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन जुड़ा है संघाई कॉर्पोरेशन में? ईरान जुड़ा है। तो अब टोटल मेंबर कितने हो गए हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? 9 मेंबर हो चुके हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हाँ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अभी कौन है सेक्रेटरी जनरल? वो कौन है? झांग मिंग। झांग मिंग कहाँ से हैं? ये आपके कहाँ है? चाइना से ही रिलेटेड हैं। इसके बाद आप आगे जा सकते हैं, और अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो ये अभी 2021 की बात चल रही है। तो 2000 अगर हम यहाँ पे 20 पूछते हैं तो 20 में आपका कौन था? चाइना था, ठीक है। हमेशा अब तक चाइना ही बना था 5-6 सालों से, बट इस बार अमेरिका ने क्या कर दिया है 2021 में? किसको पीछे छोड़ दिया है? चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और अमेरिका का भारत का क्या बन गया है? शीर्ष भागीदार देश बन गया है। इसका मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखो, आज ही 15 तारीख की न्यूज़ है। शीर्ष 15 साझेदारों में भारत के साथ सबसे तेज बड़ा कारोबार किसका बढ़ा है? अमेरिका का। और कितने डॉलर का? ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कितना व्यापार होता है? 157 अरब डॉलर का क्या होता है? भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार होता है।
इसमें यह भी पूछा जाता है कि भारत का यहाँ पे क्या होता है, व्यापार अच्छा व्यापार होता है, क्योंकि भारत यहाँ पे क्या था, ट्रेड सरप्लस है भारत का, अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। भारत अमेरिका को ज़्यादा निर्यात करता है और आयात क्या करता है, अमेरिका से कम करता है। तो ये वाली खबर इसलिए है कि इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपके पास कि किस हर्बल कंपनी ने हिमालय में औषधि अनुसंधान के लिए उत्तराखंड में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, हिमालयन एग्रो कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी हो गया आपके पतंजलि, तीसरा हो गया डाबर हर्बल, चौथा हो गया आपका मामाअर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है आपके पास पतंजलि। तो पतंजलि ने यहाँ पे क्या किया है आपके पास, औषधि अनुसंधान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का क्या किया है, उत्तराखंड में क्या किया है, निवेश किया है। इस खबर को आप देख सकते हैं यहाँ पे अखबार में कि प्रदेश में 1,000 करोड़ का निवेश करेगी पतंजलि। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे धामी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसलिए ये क्या है। और देखो इस जो ये रैली आयोजित की गई थी, इसमें एक क्या होगी कि मतलब एक ट्रैकिंग का अभियान चला था, तो इसमें एक पतंजलि यहाँ पे कर रही है और NIM की हेल्प से और IMF, ये 3 संस्थाएं इसमें मिली हुई हैं। निम हो गया आपके पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, IMF और पतंजलि, ये तीनों मिलकर कर रही हैं और पतंजलि ने 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्री प्राइमरी लेवल पर नई शिक्षा नीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है। यहाँ पे प्री प्राइमरी लेवल की बात बोल रहे हैं कि जो आपका 1 से लेकर 6वीं क्लास तक के जो होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहाँ पे आपके पास क्या है, अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्री प्राइमरी लेवल पे उत्तराखंड बिकेम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल। क्योंकि आज ही कल हिंदी दिवस था 14 सितंबर को, तो एक आर्टिकल छपा हुआ था कि नई शिक्षा नीति का कैसे उपयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने वाला प्री प्राइमरी लेवल पर पहला स्टेट कौन है, तो वो कौन हो गया आपके पास, उत्तराखंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आज न्यूज़ में छाया हुआ था कि जागरा त्यौहार, तो जागरा त्यौहार में यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस त्यौहार को सम्मानित किया। तो जागरा त्यौहार किस जनजाति से संबंधित है, तो जागरा त्यौहार आपका किस जनजाति से संबंधित है, जौनसारी जनजाति से संबंधित ये क्या है आपके पास त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर हो गया है। अब देखें यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल में ही एक संगीत केंद्र खोलने की घोषणा की। यह केंद्र किस क्षेत्र में खोला जाएगा, एक संगीत केंद्र खोला जाएगा उत्तराखंड में। तो संगीत केंद्र यहाँ पे खोला जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रवाई क्षेत्र में, जौनसार पावर क्षेत्र में, नीतीमाणा क्षेत्र में, जौहर घाटी क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है, जो संगीत आपका केंद्र खोला जाएगा वो आपका जौनसार पावर क्षेत्र में खोला जाएगा। अब हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि ये न्यूज़ क्यों है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जौनसार पावर में खुलेगा संगीत केंद्र, जल्द आवंटित होगी भूमि, और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है सतपाल महाराज जी ने, इन्होंने जागरा मेले के सफल आयोजन पर जुटी टीम को सम्मानित किया है। तो जागरा मेला आपका कहाँ मनाया जाता है, जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है, और संस्कृत केंद्र आपका कहाँ बन रहा है, जौनसार बाबर क्षेत्र में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हिमालय राज्य से जुड़ी हुई जनजातियाँ होती हैं, अगर वो न्यूज़ में है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हाटी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं यहाँ पे, ऑप्शन आप देख सकते हैं, उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, चौथा अरुणाचल प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं ये क्यों न्यूज़ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोंड और 5 उपजातियों को अब पूरे यूपी में क्या मिल चुकी है, जनजाति का दर्जा मिल चुका है। तो गोंड आपसे पूछा जाएगा कि गोंड क्यों इंपॉर्टेंट है। गोंड सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, गोंड होता है। जो भारत का मध्य भारत है, मध्य भारत की पूरी बेल्ट में, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार पश्चिम बंगाल, यहाँ तक ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ तक भी ये गोंड क्या है, फैले हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड होती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश ने अपनी हाटी समुदाय को ST का क्या दे दिया है, दर्जा दे दिया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि हाटी समुदाय कहाँ का है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। वैसे छत्तीसगढ़ का देखिए, छत्तीसगढ़ का बिछिया एक समुदाय है, उसको छत्तीसगढ़ ने क्या कर दिया है, चुनाव के चक्कर में ST का दर्जा दे दिया है। तो बिछिया पूछा जाएगा छत्तीसगढ़, हाटी पूछा जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। वैसे कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक ने भी अभी क्या किया है, जो बेट्टा कुरुबा जाति है, बेट्टा कुरुबा जाति, तो आपसे पूछा जाता है बेट्टा कुरुबा जाति आपकी कहाँ की है, कर्नाटक की है, इसको भी ST का दर्जा दे दिया गया है। तो ये 3 आपको याद रखना, एक हाटी हो गया, दूसरा हो गया आपका बिछिया, एक हो गया आपका बेट्टा कुरुबा जाति। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तब हम सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, और क्वेश्चन वो न्यूज़पेपर का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, भारत किस देश के साथ अपनी मुद्रा रुपये में व्यापार करने जा रहा है। क्योंकि अभी तक जितना भी भारत अदर देशों के साथ व्यापार करता है वो डॉलर में ही होता है। तो अब जब भारत अपने रुपये का व्यापार करेगा तो उससे हमारी करेंसी क्या होगी, मजबूत होगी, और भारत का रुपया क्या होगा, मजबूत होगा। तो ऑप्शन आपके पास कौन है, ईरान, UAE, इराक और रूस।
ठीक है। तो इसमें जो भारत अब रुपये में व्यापार करने जा रहा है वो देश है आपके पास रूस। तो रूस के साथ भारत अब क्या करने जा रहा है, अपना रुपये में क्या करना चाह रहा है, व्यापार करने जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रूस के साथ रुपये में कारोबार जल्द। तो भारत अब रूस के साथ क्या करने जा रहा है, कारोबार करने जा रहा है या ट्रेड करने जा रहा है। खबर आपको पढ़नी है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर टोकन पहल, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपको याद होगा कि अगर आप कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदते थे वो आपसे डेबिट कार्ड या टोकन कार्ड का डेबिट कार्ड का नंबर पूछते थे, फिर सीवीवी नंबर पूछते थे। तो उससे क्या होता था, फ्रॉड होने का डर रहता था। तो एक यहाँ पे टोकन पद्धति को स्टार्ट करने के लिए पहल किसने स्टार्ट की है, तो ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, टोकन को यूज किया है कि आपका एक बार टोकन जनरेट हो जाएगा और टोकन को आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आप वहाँ से फिर परचेज कर सकते हैं, फिर दोबारा आप टोकन को कितनी बार भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको यहाँ पे क्या मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि सोवरेन गोल्ड योजना कब प्रारंभ हुई, ये आज न्यूज में थी तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन याद यहाँ पे रखा है। तो सोवरेन गोल्ड स्कीम 2014, 15, 16, 17। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास 2015 में ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या हुई थी, स्कीम जारी हुई थी। इसमें आपको क्या होता था कि मैक्सिमम आपको यहाँ पे 500 ग्राम तक ही सोना रख सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर और आपको एक बॉन्ड मिल जाएगा और इस सोने पे आपको क्या मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा। और अगर आप इस पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन भी मिल जाएगा। तो ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 2015 में क्या हुई थी, स्कीम स्टार्ट हो गई थी। देखते हैं हम यहाँ पे कि न्यूज़ में क्यों थी। देखो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे कि निवेशक समय से पहले भुना सकते हैं सोवरेन गोल्ड में। तो अब सरकार ने इसमें थोड़ा छूट दी है कि निवेशक अगर उस बॉन्ड को पहले भी अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस खबर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सोवरेन बॉन्ड स्कीम देख लो आप यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि कब स्टार्ट हुई थी, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 12 क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो भारत के यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो भारत के यहाँ पे जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं तो आपके ऑप्शन है टी आर त्रिमूर्ति, रुचिरा काम्बोज, पवन भादे, अशोक लवासा। तो इससे यहाँ पे अभी भारत की कौन है, रुचिरा काम्बोज भारत की क्या है यूएन में रिप्रेजेंटेटिव बनी है। और क्योंकि यूएन हर टाइम पे न्यूज़ में रहता है, इसको हम देखेंगे भी कि ये न्यूज़ में क्यों है। उनसे पहले कौन थे, त्रिमूर्ति साहब थे। अब रुचिरा काम्बोज जी क्या बन गए हैं, भारत की यूएन में रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं। तो ये खबर देख सकते हैं आप। देखो भारत ने यूएस में ओआईसी को फिर लगाई लताड़। तो ठीक है, तो ओआईसी के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन अभी ओआईसी के बारे में आएगा। तो रुचिरा काम्बोज जी हमारी यहाँ पे क्या है, भारत की रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखो अब ये आ गया यहाँ पे तो ओआईसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट कॉरपोरेशन है। ठीक है, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट कॉरपोरेशन। तो ये है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, भारत के हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। तो इसकी स्थापना आपके ऑप्शन है 1966, 67, 68, 69। तो जो इसकी स्थापना हुई थी आपके पास ये आपकी 1969 में थी। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया आपके पास राइट आंसर हो गया है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओआईसी की स्थापना कहाँ हुई थी, 1969 में। आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ओआईसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, जेदा में है। और ये पूछा जाता है हमेशा कि इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 57 मेंबर है, भारत इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, स्वीटी 7 इसके मेंबर हैं, पाकिस्तान इसका क्या है, मेंबर है। बस इसमें आपको इतना ही जानना जरूरी है। 14 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में ब्राह्मी लिपि का, ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी एक पोस्ट डाला था, ब्राह्मी लिपि का एक बड़ा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि का एक सब पहली बार एक बड़ा शिलालेख क्या हुआ है, बाहर से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है के बाद इराक, ईरान, मिस्र, चीन। तो मिस्र में आपको क्या मिला है, ये आपको एक शिलालेख मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर है। अब हम इस खबर को देख लेते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया था। ये देखो ये इस तरीके का शिलालेख मिला है जो आपका किस में है, ब्राह्मी लिपि में है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको मार्क भी की है कि कहाँ मिला है, ये इजिप्ट में मिला है, मिस्र में, और किस मंदिर में मिला है, बेरीनेक की। इसको बस हल्का ध्यान रखें कि बेरीनेक की, वैसे तो आपको इतना नहीं आएगा पर फिर भी याद रखें कि बेरीनेक की मंदिर में क्या मिला है, जो शिलालेख मिला है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1-2 महीने पहले की खबर है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग, जो उत्तराखंड का सेवा अधिकार आयोग का एक्ट कब आया था, 2011 में आया था। और इसके आयुक्त कौन बने हैं, तो इसके जो आयुक्त बने हैं वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भूपाल सिंह मनराल। भूपाल सिंह मनराल यहाँ पे उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग के क्या बने हैं, नए आयुक्त बने हैं। ठीक है, इसको आप क्या रखें, याद रखें। इसमें अगर आप अदर ऑप्शन देख लें तो गुरमीत सिंह जी आपके हमारे राज्यपाल हैं, सुखबीर सिंह संधू हमारे क्या हैं आपके मुख्य सचिव हैं, और चंद्रशेखर भट्ट हमारे क्या हैं यहाँ पे स्टेट इलेक्शन ऑफिसर हैं, या मुख्य चुनाव आयुक्त जो बोलते हैं हम। तो चुनाव आयुक्त हमारे पास कौन है, चंद्रशेखर भट्ट जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आजकल बहुत छाया हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि ईडब्ल्यूएस किस संविधान संशोधन के तहत आया। तो 103वें संविधान संशोधन के तहत आपका क्या आया था, ईडब्ल्यूएस आया था। तो इसको आप क्या रखें, याद रखें। इसके अलावा देखो एक खबर और है, पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना की किस्तें देगी राज्य सरकार। तो ये पीएम आवास योजना भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पीएम आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, आपकी 2015 में स्टार्ट हुई थी पीएम आवास योजना। और वैसे पीएम आवास योजना का पहला नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, राजीव गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1985 में, क्योंकि 1984 में जब इंदिरा जी की डेथ हो गई थी, तो ये 1985 में स्टार्ट किया गया था। 2015 में इसका नाम चेंज कर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। 7 साल के लिए स्कीम थी। इसमें क्या टारगेट था कि 2 करोड़ घर क्या करने हैं, लोगों को बनाकर देने हैं। और बस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये किस मंत्रालय के अंदर ये स्कीम है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, शहरी और शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, घर और शहरी विकास मंत्रालय के अंदर ये क्या है, स्कीम है। तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है कि जो पिरान कलियर है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो पिरान कलियर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पिरान कलियर कहाँ है, रुड़की में है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि पिरान कलियर में किसकी दरगाह है। तो पिरान कलियर में जो दरगाह है वो है मोहम्मद अलाउद्दीन अहमद साबिर जी की, ठीक है। किसकी दरगाह है, साबिर जी की यहाँ पे क्या है, दरगाह है। और ये क्वेश्चन भी आपसे क्या है, पूछा जाएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो इस तरीके से ये करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इस इनिशिएटिव को जरूर जारी रखूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।